पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरीश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। और आज बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय जो हम लेकर आप लोगों के लिए आए हैं, अपने दर्शकों के लिए, वो है अखंड भारत। आप लोगों ने इसको अभी पढ़ा नहीं होगा, कहीं देखा नहीं होगा, पर ये एक अखंड भारत कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसमें 150वें साल का आईएमडी का जो वर्षगांठ मनाने की, सालगिरह मनाने की, भारत मौसम मौसम विज्ञान विभाग की, उसमें अखंड भारत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान समेत कई पड़ोसी देशों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। जिस अखंड भारत को पाकिस्तान कभी नहीं मानता, वो इस अखंड भारत कार्यक्रम का कैसे हिस्सा लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मोहम्मद यूनुस की जो अभी मौजूदा सरकार बांग्लादेश में है, उनको भी वो इनवाइट किया है। अफगानिस्तान को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी की 150वीं सालगिरह मनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें इन देशों को न्योता दिया गया है। यह कार्यक्रम भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साझा इतिहास पर आधारित हैं। अखंड भारत सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव को आमंत्रण भेजा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, मिडिल एशिया और दक्षिणी पश्चिम एशिया के अधिकारियों को भी इस सेमिनार में बुलाया गया है। पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। वहीं बांग्लादेश ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, क्योंकि मोदी सरकार मोहम्मद यूनुस के साथ बातचीत नहीं कर रही है शेख हसीना को लेकर। अगर बांग्लादेश की तरफ से भी इस कार्यक्रम के आने की पुष्टि हो जाती है, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा। और इसी को कमेमोरेट करने के लिए 150 रुपए का कॉइन भी हमारे मिंट ने छापा है, जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम गिरीश जोशी जी से लेंगे। गिरीश जोशी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये अखंड भारत का कार्यक्रम उद्देश्य क्या मतभेदों को दूर करना है पड़ोसी देशों से जो चाइना की तरफ भाग रहे हैं, या भारतीय उपमहाद्वीप की विरासत को फिर से उजागर करना है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था बिफोर इंडिपेंडेंस, उसको क्या जो डाइवर्सिफिकेशन थी उसको यूनिटी की ओर लेके जाने का मोदी सरकार का वो है, या ये सिर्फ ब्रिक्स से बाहर कैसे होना है, जो हमने पहले भी कई प्रोग्राम आपके साथ किए कि ब्रिक्स को लेकर तो कोई ये इसका पैरेलल ड्रॉ नहीं हो रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो ये अखंड भारत का एक, क्योंकि अभी तक तो 11 साल में अखंड भारत की बात हुई नहीं, सडनली आउट ऑफ नोवेयर 2025 चढ़ता है और अखंड भारत की बात शुरू हो जाती है। सारा मामला है क्या, हम आपसे समझना चाहते हैं जी। आत्मजीत जी, पहले तो ये देखिए, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। एक महीने से ट्रंप जी बोल रहे हैं मैं कनाडा भी ले लूंगा, मैं मैक्सिको भी ले लूंगा, मैं ग्रीनलैंड भी ले लूंगा। तो हमको भी ध्यान है कि अनडिवाइडेड इंडिया भी एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ये आईएमडी आपका बना था 1865 में, अंग्रेजों ने बनाया था कलकत्ता में, क्योंकि उस वक्त पे वहां पे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन काफी आते थे। और उसका एक एडवांटेज हुआ था कि 1866 में जो साइक्लोन आया था उसकी अर्ली वार्निंग हम लोग दे पाए थे, तो उसका ये सिस्टम हो गया। उसके बाद कोई इतना बड़ा इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन ये पूरा जो सिस्टम इसके लिए था, इसका थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट कब आया, वी शुड थैंक टू डॉक्टर अब्दुल कलाम की 1960 में अपने हम लोगों ने 1980 में एक इनसेट, पहला सैटेलाइट हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जिसको इंडियन सैटेलाइट बोलते थे, वो हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को डेडिकेटेड भेजा था कि वो अर्ली वार्निंग मॉनसून की जो भी सिचुएशन हो देके हमारे किसान भाइयों को बड़ी हेल्प कर सके। तो ये उस वक्त में से चलता रहा। उसके बाद इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक शुरू किया था, जिसको ये लोग एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूनिट बोलते थे। वो हर डिस्ट्रिक्ट में खड़ा किया गया था। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनके एरिया में मौसम का हाल क्या रहेगा, मानसून प्रोग्रेसिव है या रिट्रेविंग है, वो देख के वो किसानों को आगाह करते थे कि वो क्या कर सकते हैं, क्या उगा सकते हैं, या क्लाइमेट का क्या होगा। अब ये सडनली आप देखिए कि किसी ने ख्याल दे दिया कि ये इसको 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम जो अनडिवाइडेड इंडिया में जो लोग थे, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश, इनको हम इनवाइट करेंगे एज अ स्पेशल गेस्ट। इसमें ये लोग एक रन फॉर मौसम करके 5 से 10 किलोमीटर का एक मैराथन का भी इन्होंने आयोजन किया हुआ है। तो ये एक वर्ल्ड इवेंट बनाने की कोशिश करी गई, यही दिखाने के लिए कि भाई हम लोग भी एक ही थे। और किसी भी वक्त मैं भी बोल सकता हूं कि मैं
पाकिस्तान भी ले लूंगा, बांग्लादेश भी ले लूंगा। तो ये मैं समझता हूँ इसका कोई एक बड़ा पॉम्प शो करने के अलावा कोई बड़ा मतलब है नहीं। इन्होंने किसान आंदोलन के बाद ये जो बंद कर दिया था यूनिट आपका, उसको एक्चुअली अभी ये वापस शुरू शुरू कर रहे हैं इज्जत बचाने के लिए। इन्होंने ये अर्ली वार्निंग पहले बंद कर दिया था एजिटेशन, फार्मर एजिटेशन के बाद। अब ध्यान में आया कि ये अगर 5-6 कंट्रीज आएंगे और पूछेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसको हड़बड़ी में फिर शुरू किया जा रहा है। फार्मर्स के हम लोग कितना सब करते हैं वो दिखाया जा रहा है। तो ये एक मैसेज, जैसे आपने बोला पार्ट 1 ये हो सकता है कि भाई हम लोगों ने सारे कंट्रीज को साथ में बुलाया, उनका रवैया देखा, शायद हम अभी हमारी गलतियां मान रहे हैं। जैसे मोदी जी ने पॉडकास्ट में बोला कि मैं भी इंसान हूं, मेरे से गलती होती है। अब इनको समझ में आ रहा है कि पड़ोसियों से रिलेशन खराब करने से इकोनॉमी पे कितना बड़ा धक्का आ सकता है, सिक्योरिटी पे धक्का आ सकता है। तो ये शायद उसी का कुछ रिवैम्पिंग कर रहे होंगे या कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ अब ये कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि बांग्लादेश ने तो मना कर दिया है कि वो शायद नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान ने ये बोला कि मैं आऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा। को तो अनडिवाइडेड इंडिया, हाँ, पाकिस्तान ने वेरी ओवरवेलमिंगली एक्सेप्टेड किया आई विल बी देयर। और अफगानिस्तान को आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ म्यांमार, भूटान, मालदीव के साथ चाइना का जो अभी कुछ कॉमर्शियल अरेंजमेंट चल रहा है, उसमें वेदर देयर इज सम प्रेशर ऑन मालदीव, वो नहीं आना चाहता है या हम लोगों का रवैया ठीक नहीं है, दैट विल बी डिसाइडेड व्हेन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा। कि ऐसा हो कि लास्ट मोमेंट पे किसी प्रेशर में वो आ भी जाएगा, क्योंकि अभी वो आके गए हैं, इंडिया ने उनको हेल्प भी करी है। तो अभी ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत जो बड़ा भूचाल आ रहा है, उसमें हम लोग कितना करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी ये कोशिश है जी। आपने आईएमडी की हिस्ट्री बताई। आईएमडी यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जी 15 जनवरी 1875 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला विभाग 1785 में कलकत्ता, 1796 में चेन्नई जब मद्रास होता था, 1826 में मुंबई जब बंबई होता था, और 19वीं सदी की शुरुआत में मौसम के ये विभाग पूरे भारतीय महाद्वीप में फैले हुए थे। लेकिन 1864 में कलकत्ता में आए विनाशकारी साइक्लोन और फिर 1866 और 1871 के बंगाल में फैमिन, जो अकाल की बात आपने की, उसके बाद 1875 में आईएमडी का गठन किया गया था। तो उसी की कमेमोरेशन के लिए ये सारे कंट्रीज को भारत महाद्वीप में बुलाया गया है। हालांकि अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने कहा था कि आपने जिस तरीके से हमारे पेपर वीजा रिफ्यूज कर दिए हैं और हमारे लोगों को हमारे एम्बेसी, आपकी एम्बेसी से वीजा नहीं मिल रहे हैं, आपने एम्बेसी कंसुलेट बंद कर रखा है, तो उसको तुरंत चालू करिए। हालांकि चाइना ने $64 मिलियन के पाइन नट्स उनके खरीद के इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक ला दिया है, और हमारा रुपया कहीं ₹1.30 या ₹35 पे कोट कर रहा है। मतलब अफगानी रुपया हमसे ज्यादा स्ट्रेंथेंड है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, गिरीश जोशी जी। ब्रिक्स में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, उधर ट्रंप सरकार कह रही है कि 100% टैरिफ लगा देगी जो भी ब्रिक्स में जाएगा। डी डॉलराइजेशन का प्लान ब्रिक्स के कंट्री बना चुके हैं। रशिया की मजबूरी है क्योंकि वो यूक्रेन के साथ वॉर में है। कीव में भी आज नॉर्थ कोरिया के 2 जवान पकड़े गए, और कुर्द में कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है ये कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया रशिया की मदद कर रहा है, और उसकी पुष्टि उसने 2 सैनिकों को पकड़ के दी, जिसपे एक के पास कागज थे, एक के पास नहीं थे। अव्वल ये तो वॉर की बात है। अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी गोल्ड बैक होनी चाहिए। आईएमएफ का जो पहले अनुसरण होता था वो सरकारें फॉलो करती थी। फिर अमेरिका ने गल्फ वॉर लड़ी, उससे पहले जब डिप्रेशन आया तो उन्होंने गोल्ड बैकिंग अपना डॉलर छोड़ दिया और डॉलर लगातार प्रिंट करते रहे, और ओपेक कंट्रीज के थ्रू तेल के कारोबार में डॉलर, जैसे कहा जाता था कि डॉलर देंगे तो तेल मिलेगा, तो डॉलर ने अपनी करेंसी को हमेशा बनाए रखा महत्व दूसरे करेंसियों के। अब परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी चाइना से 2.6 टाइम्स कम है, यानी कि चाइना की 2.6 टाइम्स ज्यादा है। मैंने आपको बताया थाई करेंसी भी आज की डेट में ₹2.68 है, जो एक टाइम पे 50 पैसे होती थी। मलेशियन करेंसी रिंगिट भी हमसे ज्यादा है, दिरहम भी हमसे ज्यादा है। तो फॉरेक्स और गोल्ड सर्कुलेशन का अगर रिजर्व की हम बात करें तो टोटल फॉरेक्स रिजर्व हमारे भारत का 54,78,951 करोड़ है। डॉलर टर्म्स में जो 644.39 था वो घट के 634.59 रह गया है, यानी कि जनवरी 3 की मैं आपको ये फिगर दे रहा हूं, 10 मिलियन से कम हुआ है बढ़ते इंपोर्ट के कारण। अब क्रूड भी रशिया से ना आकर, क्योंकि जो सार क्रूड रशिया से आ रहा था वो रिप्लेसमेंट थी इराकी और सऊदी अरेबिया क्रूड की, वो करीब $3.5 बैरल सस्ता पड़ता था। अब क्योंकि वहां से रशियन ऑयल जो है वो अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि रशिया को भी
अपनी रिफाइनरीज की जरूरत है, तो अब इराक से जाके इंडिया इसको खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। करेंसी एसेट्स हमारे 47,32,000 करोड़ के हैं। गोल्ड रिजर्व हमारा 5,58,837 करोड़ रुपए का है, और स्पेशल ड्रॉइंग्स और बाकी चीजें मिला के करीब 1,75,000 करोड़ रुपए का है। अगर हम डिवैल्यूएशन की बात करें तो 2009 में 1.35 बिलियन से हमने 22% डिवैल्यूएशन करी थी, क्योंकि हमने अपने स्पॉट मार्केट में 1.35 बिलियन डॉलर के डॉलर बेचे थे उस समय पे। और 200 टन गोल्ड जो है आईएमएफ का, उस टाइम 6.7 बिलियन डॉलर का हमारे पास गोल्ड रिजर्व था। 20 सालों में करीब आप समझिए परचेजिंग पावर पैरिटी का हिसाब लें तो 2 से 3 गुना हमारा बढ़ा है। बनस्पत इसके फॉरेन करेंसी में अगर हम बात करें तो चाइना के पास गोल्ड रिजर्व 2264.30 मिलियन टन है, रशिया के पास 3232.74 मिलियन टन है, और इंडिया के पास 8,510 मिलियन टन है, जो कि करीब 824 मिलियन से अभी गोल्ड फिर नवंबर में खरीदा है हमने, 67 बिलियन की टोटल वर्थ है। 850 में अगर वो ऐड कर दें तो टोटल 886 मिलियन टन आज की डेट की फिगर है, 886 मिलियन टन एज ऑफ जनवरी 3, 2025। उसके बनस्पत हमारे टोटल रिजर्व्स जो ब्रिक्स के साथ हैं, ब्रिक्स के टोटल रिजर्व्स ऑफ गोल्ड जो है वो 30% के करीब आता है। हम शायद उसमें से 2 या 3% के हिस्सेदार हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से, और अमेरिका का मैं अगर उसके बनस्पत आपको सिर्फ आइडिया दे दूं तो गोल्ड रिजर्व अमेरिका का 8,133 मेट्रिक टन है, जो कि 72.4% करेंसी को बैक करता है। बैलेंस करेंसी जो है वो अदर रिजर्व्स के ऊपर है, गोल्ड का बैलेंस है वो करीब 72.4% आता है। इंडिया को ये सारे ब्रिक्स के परिवेश में, ब्रिक्स करेंसी, यूएस से कोरिलेशन, और जो आज की डेट में वस्तु स्थिति है गोल्ड रिजर्व को लेकर, क्या भारत के ब्रिक्स में पहुंचने से, ब्रिक्स एक्सचेंज का पार्टिसिपेंट बनने से, या ब्रिक्स करेंसी का पार्ट बनने से, या ब्रिक्स पे जो स्विफ्ट को चैलेंज कर रहा है उसका पार्ट बनने से, क्या भारत की विदेश नीति के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं? क्योंकि ट्रंप ने तो कह दिया है कि जो ब्रिक्स ज्वाइन करेगा वो मेरा दुश्मन है। आपको क्या लगता है? आज मैं भी काफी इसमें आया हूं मैं, क्योंकि इंडिया इज एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो उसमें से तो कोई उसकी पॉलिसी उसके पूछे बगैर या उसके नॉलेज के बाहर तो होगी नहीं। अभी इसमें जो 4 नए मेंबर जुड़ गए हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। अब वो पेट्रोलियम सेक्टर के पावरफुल आदमी हैं, मिनरल्स के पावरफुल हैं। फिर 13 और कंट्रीज भी इसमें पार्टनर्स हो गए हैं। तो जो ब्रिक्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका टोटल आप मोटा मोटा देखेंगे तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन और 30% ऑफ जीडीपी सिर्फ ब्रिक्स के अभी के जो कंट्रीज हैं वो होल्ड कर रहे हैं। 25 20% कंट्रीज गोल्ड। हैं और 13 और मिला के 36 करीब हो जाएंगे। अभी 25 कंट्रीज तो हाँ कंफर्म है ना इसमें। जी हाँ, अभी की जो पोजीशन है कि 13 पार्टनर्स, 4 न्यू मेंबर्स और 5 ओरिजिनल, उनकी कैपेसिटी में 40% पॉपुलेशन और 30% जीडीपी कैप्चर करके बैठे हैं। अब वर्ल्ड आप का। देखिएगा 1944 में सबसे पहले गोल्ड बेस्ड करेंसी का आइडिया भी फ्लोट यूएसए ने किया था, उसमें 44 कंट्रीज उस पर सिग्नेटरी थे। तो ये होता था कि जैसे अभी हमारे पास अगर 80,000, अभी हमारे पास अगर जो गोल्ड है दैट इज वर्थ 80,000, तो हम उसको 1 टन 800 टन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट का 1 ब्रिक होगा। जो ये मानते हैं, जो अभी हमारा यूनिट करेंसी आएगा डॉलर की जगह पे, जो ब्रिक्स लॉन्च कर रहा है दैट इज यूनिट। तो वी विल से एक्सचेंज इन यूनिट रेट्स, नॉट डॉलर रेट्स। तो उसका जो आपके पास गोल्ड रिजर्व है आपके कंट्री के पास, आपके जो परचेजेस में जो पेंडिंग जो आपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्थ इट जो है, और आपके पास सिक्योरिटीज है, वो सारा मिलके आपकी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करेगा। तो गोल्ड इज ए सिक्योर्ड पेमेंट फॉर बैलेंस। आपने किसी भी कंट्री से डील करना है तो वो आपसे चिंता नहीं करेगा, क्योंकि यू नो कि यू हैव द गोल्ड टू मेक अ रीपेमेंट अगर सारी करेंसीज फेल हो जाती हैं। तो ये आपका एश्योरेंस होगा जिसपे आपका बिजनेस धड़ल्ले से चलेगा। अमेरिका उसको 1971 तक बहुत ही ईमानदारी से चला रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि अभी डॉलर तो अपने फेस वैल्यू पे ही बिक रहा है, तो निक्सन ने ये फर्स्ट आइडिया दिया था कि भाई अब इसको गोल्ड बेस खत्म करो एंड इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ डॉलर्स इन द वर्ल्ड। तो ये तो हो गया, जब भी डिमांड बढ़ी तो उसने तो डॉलर ने छाप दी और अपनी उसको स्टेबल रखी, आपकी जब चाहिए करेंसी वो गिरा देता था। दिस वाज द मेन रीजन ऑफ डिसकंटेंट। कंट्री को ऐसे लगता था कि वो डॉलर पे बहुत ज्यादा दादागिरी हो रही है। तो अभी आप देखिए ब्रिक्स में शुरू करने के पहले ही चाइना ने क्या करा है कि इसने अपने ट्रेजरी बॉन्ड देना शुरू कर दिए हैं सब कंट्रीज के साथ जो इसने डील करी है इकोनॉमिकल, कि हम आपको बिजनेस देंगे, हम आपको डेवलपमेंट का पैसा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, एवज में जो हम आपसे लेंगे। आपके पास मिनरल्स हैं,
अभी नाइजीरिया को इन्होंने $2 बिलियन का ये दिया हुआ है करेंसी स्वैप के लिए राइट्स। सऊदी अरेबिया के साथ 7 बिलियन का किया हुआ है। अर्जेंटीना है, साउथ कोरिया है, यूरोपियन यूनियन की बैंक है, यूरोपियन यूनियन बैंक विद चाइनीज बैंक, उसने भी 48 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये जो एश्योरेंस ऑफ पेमेंट्स है, हांगकांग के साथ $55 बिलियन का है, पाकिस्तान को भी उसने 2.7 दिया है। तो ये अभी हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं टेंडर हुक पे कि वेदर आर वी गोइंग और व्हाट आर वी डूइंग, क्योंकि बिजनेस तो आपको करना है। और ट्रंप जो आपको डरा रहे हैं उसका आप देखिए, अभी एक मैसेज आया कि आज तो मैक्सिको ने बिल्कुल घस के ही मना कर दिया कि भाई हम आपकी कोई दादागिरी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिको के पास मैक्सिमम लिथियम है, जहां पे ऑलरेडी $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने बैटरी मेकिंग फैक्ट्रीज वहां पे डाली है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो आपके नीचे से मैक्सिको हाथ से निकल जा रहा है, ऊपर कनाडा में उतना इन्वेस्टमेंट ईवी व्हीकल्स के लिए किया हुआ है। आज भी 75% जब व्हीकल चाइना दे रहा है, तो ये इस पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो चाइना ने काफी कुछ एंट्रीज मारी हैं। अभी हम लास्ट टाइम हम लोग ही अपने उस पर बात कर रहे थे कि ये रूट भी चेंज करने का, चाहे सुएज कैनाल का भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, उन्होंने अटलांटिक का वहां से ही वो रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट विल बी शॉर्टेंड बाय 6 to 7,000 न्यूटिकल माइल्स और 4 दिन का वॉयज बचता है, तो बहुत ज्यादा फायदा भी होता है शिप्स को। तो ये जो अल्टरनेट अभी अरेंजमेंट्स होते चले जा रहे हैं, सब अपनी अपनी सिक्योरिटी देख रहे हैं। और चाइना ने एक ही काम किया है कि उसने फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के जो प्रोग्राम्स पूरे वर्ल्ड में देके रखे हैं। अफ्रीका में उसने देखिए सारे 54 कंट्रीज को उसने अपने उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में रेलवे से कनेक्ट कर दिया है। जिबूटी में इथोपिया का माल आता था अडीस अबाबा में, दैट यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 2.5 days टू रीच। आज वो हो रहा है कि वहां से आपने जिबूटी से अडीस अबाबा एक ट्रेन की लाइन डाल दी है चाइना वालों ने। इट इज 24 आवर्स जॉब नाउ। तो इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग किया है उसने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। यूएसए का दिक्कत ये है कि वो आपको लोन देगा। ये जो आपने तो जो एडिस अबाबा बोला, एडिस अबाबा और जुबूडिया आपने बात की, ये किस कंट्री में है जो आपने ये रेलवे लाइन की बात की, जिबूडिया टू एडिस अबाबा? अफ्रीका में है। इथोपिया इज द ओनली कंट्री विच हैज नॉट बीन गवर्न्ड बाय एनीबॉडी। इथोपिया ओके, ऑलवेज रिमेन्ड अ फ्री कंट्री, और उसके पास काफी मार्बल है, मिनरल्स हैं। तो उसी का जो कॉर्नर पोर्शन है, जिबूटी इज अ स्मॉल कंट्री जहां पे सब दुनिया भर की नेवल बेस बनी हुई है। इट्स ऑन द नेक ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो जिबूटी एक ही पोर्ट था, ये लैंडलॉक था इथोपिया, तो इसको ये ऑब्लिगेशन था कि वो जिबूटी से यूज करे। तो वो जो यूज कर रहे थे वहां से ट्रांसपोर्टेशन वाज एन इश्यू, तो ये इन्होंने उधर जाके पहला ही काम ये कर दिया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। दे हैव डन इट इन मोजाम्बिक, दे हैव डन इट इन साउथ अफ्रीका, काफी जगह पे उन्होंने करी। तो ये भी उनको बिजनेस सिखा रहे हैं। और अभी इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अफ्रीका से करवा दिया कि भाई अफ्रीका टू अफ्रीका जो सेल होगा दैट विल नॉट बी टैक्स्ड। तो काफी कुछ इकोनॉमिकल चेंज सबकी समझ में आ गया कि भाई कंट्री को अगर ऊपर लाना है तो वी हैव टू बी इकोनॉमिकली पावरफुल। तो ये सारे उस थियरी को अब मानने लग गए। तो आई थिंक अमेरिका इज लिटिल गेटिंग अलूफ फ्रॉम देयर। अब वो बिल्कुल अगर मोहब्बत करके करेगा, आई थिंक 24 घंटे में कुछ फर्क आया है कि अभी नाउ ट्रंप हैज स्टार्टेड टेलिंग कि मेरा अकराम जो मेरे अब्राहम अकॉर्ड जो साइन करवाया था मेरे टर्म में कि भाई पैलेस्टाइन को मैं कंट्री डिक्लेयर करता हूं, आई थिंक नाउ ही इज आल्सो चेंजिंग अ स्टैंड। ही हैज अंडरस्टूड कि दादागिरी से शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो अब देखते हैं आफ्टर ही रिज्यूमिंग व्हाट द चेंजेस आर ही इज ट्राइंग टू मेक। तो ब्रिक्स का ये अरेंजमेंट होगा, ये मेरे ख्याल से हम लोगों को भी काफी उसमें एक्सरसाइज करने का भी बाकी है जी। अच्छा, ब्रिक्स की बात हम एक बार और कर लें। कनाडा का आपने बताया ऑटो एंसिलरी यूनिट्स, ईवी व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल अमेरिका में जाता है। लंबर है, वुड है, सीमेंट है और बहुत सारा सामान, स्टील है, रोलिंग स्टील है। ये सारी फैक्ट्रीज कनाडा में है और कनाडा भी 4,000 मिलियन बैरल पर डे तेल भी, क्रूड ऑयल भी अमेरिका को देता है और बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो कनाडा को जिस तरीके से वो 51st स्टेट या जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर के नाम से संबोधित किया डोनाल्ड ट्रंप ने, कहीं ना कहीं उनको ये बात भारी पड़ सकती है। और सीमेंट क्षेत्र की बात करें तो हमने एक प्रोग्राम किया था आपके साथ जिसमें आपने ये कहा था कि जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उसका इस्तेमाल सीमेंट के एक्सपोर्ट के लिए किया जा रहा है कि मान लीजिए कल को कनाडा यूएस के रिलेशंस खराब होते हैं तो 10 बिलियन ग्रीन एनर्जी की बात करने वाली अदानी की कंपनी, उसका टारगेट जो था वो सीमेंट का एक्सपोर्ट का था, क्योंकि अभी उन्होंने होल्चिम से जो कंपनियां एक्वायर की हैं, एसीसी है, अंबुजा है, उसके बाद आपकी सांगी सीमेंट है, पेन्ना सीमेंट है आंध्र प्रदेश की। तो आज की डेट में 89-90 एमटीए पे ऑलरेडी खड़े हैं वो, और 140 पर उनका टारगेट है। तो ये अमेरिकन मार्केट्स को
कैप्चर करने के लिए अदानी की ये कवायद है कि वो कार्बन क्रेडिट्स जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस से पीपीए जो करते हैं, ये लोग परचेज पावर एग्रीमेंट्स करते हैं या पीएसए पावर सेल एग्रीमेंट्स करते हैं थ्रू सेकी, जिसका जिसका खुलासा यूएस इंडाइटमेंट में हुआ कि अदानी साहब पैसा देकर पीएसएस खरीद रहे हैं और पावर सेल एग्रीमेंट खरीदकर वो अपने कार्बन क्रेडिट्स दिखाकर एक्चुअल जो उनका मकसद है वो ये सीमेंट को एक्सपोर्ट करने का है या कोयले से जो फ्लाई ऐश आती है उससे सीमेंट की प्रोडक्शन का है। तो ये सारे मामले में मोदी जी ने तो कहा कि गलतियां सबसे होती हैं, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में नीलेश कामत को कहा। हालांकि नीलेश कामत तो एक ज़ीरोधा के ब्रोकर हैं, एक ब्रोकर से इतनी इंपॉर्टेंट बात कहनी, अगर किसी संवाददाता को बुलाकर कहते या किसी सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाकर कहते या किसी बुद्धिजीवी को बुलाकर कहते तो शायद वो बुद्धिजीवी को सवाल भी पूछ सकता था। कामत साहब तो बेचारे इतने बिसॉर्टेड थे मोदी जी को देखकर कि वो सवाल ही नहीं पूछ पाए, या हो सकता है उनको रेडी स्क्रिप्ट दी गई हो। मोदी जी के इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं, वो रेडी स्क्रिप्ट दी जाती है और जो सवाल पूछे जाते हैं वही किए जाते हैं। अब बात एग्रीकल्चर पर आके फिर फंस जाती है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से। एग्रीकल्चर में 3 कृषि बिल लाए गए और उन 3 कृषि बिलों पर किसान मुहाने पर था। 13 महीने दिल्ली आंदोलन चला। उसके बाद 17 नवंबर को लखीमपुर की घटना के बाद वो माफी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें 3 कृषि बिल नहीं लाने चाहिए थे। वो पहला स्वरूप मोदी जी का हमने देखा जब वो ईश्वर भगवान विश्व गुरु से सीधे माफी मांगने पर आ गए थे 17 नवंबर 2021 को। और अब फिर उन्होंने कहा कि गलतियां मुझसे हो जाती हैं। तो ये कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लेके आना और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हैं जिसमें भारत का पोषण हो ना हो पर एग्रीकल्चरल आउटपुट को हम प्रोड्यूस करके पहले एक्सपोर्ट करें ताकि फॉरेन एक्सचेंज कमा सकें, जिससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो। क्या ये इसके पीछे की मंशा थी? और दूसरा, क्या सरकार अब जो नया एग्रीकल्चरल बजट, जीरो बजट फार्मिंग और ये सब एग्रीकल्चरल फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट 17 दिसंबर की ऑपोजिशन को टेबल हुई ना हो, लोकसभा राज्यसभा में टेबल हुई और उसकी कॉपी फ्राइडे को, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक कॉपी भेजूंगा, पढ़िएगा। वो एक ड्राफ्ट फॉर्मूला ऑलरेडी आ गया है। वो करीब 600 पेज की रिपोर्ट है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मुझे पढ़ना है उसको बैठ के। तो वो एग्रीकल्चरल फैमिली वेलफेयर की ड्राफ्ट रिपोर्ट आ गई है जिसमें एमएसपी का भी जिक्र है, इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का भी जिक्र है, ड्रोन दीदीज का भी जिक्र है और काफी सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र है। और आप ही ने बताया था कि बांग्लादेश में हम अपनी एग्रीकल्चरल आउटपुट बेचते हैं क्योंकि बांग्लादेश की फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हम इंडिया पूरी कर रहा है, उसके बदले में हम उनसे गोल्ड लेते हैं। और हमारा गोल्ड रिजर्व अभी करीब 850 मेट्रिक टन से करीब 886 तक आ गया है। करीब 184 मेट्रिक टन हमने खरीदा है। 140 या 130 मेट्रिक टन हमने अभी नवंबर दिसंबर में आरबीआई ने जानकारी दी थी। तो क्या कृषि को लेकर अब मोदी सरकार किसानों की बात सुनेगी? क्योंकि कृषि और जो संकट है, खाद का संकट, जो यूक्रेन रशिया वॉर में भी उजागर हुआ और आने वाले समय में भी खाद का संकट ही सबसे बड़ा संकट रह जाएगा। और दूसरी तरफ अमेरिकन पॉलिसी ये थी कि एग्रीकल्चर को खत्म कर दो किसी ना किसी तरीके से, ताकि लोग जो हैं एग्रीकल्चर से हटके इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन की तरफ चले जाएं और ये खाद का काम जो है, ये खाने का काम जो है, ये खत्म हो जाए। ये सारा तामझाम है क्या? एक तरफ तो आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज द ओनली आउटपुट थ्रू विच यू कैन गेट गोल्ड, और चाइना तो अपनी पूरी हेगमनी जो है युआन की प्रोडक्शन लिंक बनाई है। पहले उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई, माल वैश्विक बाजारों में बेचा और अपने युआन को यूएस डॉलर के खिलाफ खड़ा किया। इंडिया की करेंसी तो कहीं भी खड़ी नहीं है आज की डेट में ना। एग्रीकल्चर, वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री, 80% हमारी आउटपुट एग्रीकल्चर की होती थी, जीडीपी का हिस्सा थी। आज वो मात्र 4%, 6% लॉकडाउन में थी और अब तो 1.8% रह गई क्योंकि किसानों को उनका दाम ही नहीं मिलता। तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन करके पूरे कृषि को अपने काबू में लेकर, गोल्ड रिजर्व बनाकर इस तरीके से अपनी वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, या इसके पीछे के कुछ और भी कारण है? गिरीश जोशी जी। नहीं दिनेश जी, एग्रीकल्चर इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। आप देखिए तो एग्रीकल्चर में बेसिक तो यही था, क्योंकि अभी आप देखिए ब्रिक्स में जैसे ही आप मेंबर बने हो तो आपको पहले से अरेंजमेंट्स पता थे। इन्होंने एक एग्रो इंडेक्स भी बनाना है जो आप कमोडिटी मार्केट में जा सकते हो कैपेक्स लेके।
तो वो बहुत बड़ा मार्केट होगा। तो उसमें अगर आपको उतने भाव चगाने, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर आपका बहुत बड़ा सपोर्टिव 45% एम्प्लॉयमेंट आज भी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। तो आपको ये था कि इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग में ले जाओ, जैसे अमेरिका न्यूजीलैंड वगैरह में होता है कि द बिग हाउसेस डू, वो 200 एकड़ 500 एकड़ में खेती करेंगे, उनको जो होगा वही वो लगा के। जी। तो ये होता है, इनको ऐसे था कि एक बार इनको दे दिया जाएगा बड़े बिग हाउसेस को, तो ये लोग बड़ा कॉर्पोरेट फार्मिंग करके बड़ा ही प्रोडक्शन करके हम लोगों के एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करेंगे। क्योंकि आपने तो अल्टीमेटली 80 करोड़ को तो 5 किलो देना है, 20 करोड़ और को भी दे देंगे, तो उतना ही आपको रखना है, बाकी आप बेच पाओगे। तो दैट वाज अ बिग थिंग। अभी आप देखिए कर्नाटक में, अभी एक मैं एपिसोड पढ़ रहा था कि वहां पे जो भी एक्स आर्मी मैन होता है, उसकी फैमिली को ये लोग एडिशनल एग्रीकल्चर लैंड देते हैं। अगर वो शहीद हो गया है तो उसकी फैमिली, बीवी बच्चों को। और हम लोगों ने क्या करा है, हमने तो एक बाप है उसके पास अगर 10 एकड़ जमीन है और 4 बेटे हैं, तो वो दो दो बेचते बेचते आगे आगे उसकी थर्ड जनरेशन के पास जमीन ही नहीं बची है, तो एग्रीकल्चर कहां से करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी 1,40,000 हेक्टर जो जमीन आपके पास अननोटिफाइड पड़ी हुई है एग्रीकल्चर की, वो आपको गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई जैसे फैमिली बढ़ेगी ऐसे उसकी लैंड ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में बढ़ेगी। ये करते तो आज आपका एग्रीकल्चर जिंदा होता। आपने बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स को फर्टिलाइजर सब्सिडी का धंधा दे के रखा हुआ है, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। इंपोर्ट जो एक ही हाउस करता है, 15,000 का अगर आपका पर टन अगर ये यूरिया वगैरह आता है, तो उसमें फार्मर ओनली पेज 3,000 रुपीज। बाकी का तो आपका 12,000 रुपया तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो किसी को, किसने लिया किसने कौन सी। आज आपके पास 2 या 3 फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्यों है? क्योंकि आपको मोनोपोलाइज करके रखना है, आप फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर फिर इन्होंने एसईजेड वाला कॉन्सेप्ट कर दिया है। कोटा सिस्टम तो शुरू से रहा है ना कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट में जिसके पास कोटा होगा, कोटा खत्म भी हो गया, प्राइवेटाइजेशन भी होगी, उसके बाद भी सब्सिडी उन्हीं कंपनीज को मिलेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। और सारा गेम ही ये सब्सिडी का 3 लाख करोड़ का। इसमें एक चीज और आप गिरीश जोशी बताइए, ये जो इंपोर्ट हो रहे थे फर्टिलाइजर, आप ही ने एक दिन बताया था मुझे कि ये सारे जो हैं वापस एक्सपोर्ट होते हैं, पोर्ट से ही डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाते हैं। वो कहानी इन्होंने एक एसईजेड का कॉन्सेप्ट बना दिया, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, तो जामनगर की रिफाइनरी को एसईजेड का स्टेटस दे दिया। अभी आपके गोदा प्लांट को दे दिया गया था, वो एक एस्केप रूट है। अभी फर्टिलाइजर जो इंपोर्ट होता है लूज कार्गो में या जो भी गिरता है, वो पोर्ट पे से जब कलेक्ट होता है उसको स्वीपिंग वेस्ट बोलते हैं। स्वीपिंग वेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज इंपोर्टेड आइटम। तो उसी को फिर ये एसईजेड में जो यूनिट्स है वो एक्सपोर्ट के एडवांस लाइसेंस के सामने लेके उसको रिफाइन करते हैं और फिर ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो माल आया कितना, किसने रिफाइन किया, कहां भेजा, किसको भेजा, क्या हुआ, वो बाद में सब, दैट इज ऑल गैम्बलिंग। तो ये एस्केप रूट्स जो इन्होंने दिए हैं बनाने का, वो दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू स्ट्रिक्टली बिलीव कि भाई ये नहीं होगा तो नहीं होगा। उसमें काफी मिसकंसेप्शन होने लगे। तो एसईजेड, वो हम लोग जैसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते थे, हम लोग उसमें रह चुके हैं, तो अभी हम उसको स्कैमर्स इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सारे मैनिपुलेटर्स ही आए। जीनियन एक्सपोर्टर तो कहीं से भी अभी दिखता ही नहीं है। तो ये सिचुएशन आके खड़ी हो गई। तो एग्रीकल्चर को जो आप डेवलप करना चाहते हो, आप ऑर्गेनिक पे आना चाहते नहीं हो। ऑर्गेनिक पे इतने लोग साथ में सब काम कर रहे हैं, आपके पास इतना सारा अगर काऊ धन है, तो आप यही करिए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुरू करवाइए काम, आप उसके लिए एजेंसीज को लगाइए। लेकिन वो लगाएंगे तो बिग बॉयज का फर्टिलाइजर का धंधा ही 2 नंबर का खत्म हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज मिसमैच। यहाँ पे यही चाहिए कि मेरे को लगता है एक किसान नेता को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 5 साल के लिए बना दो, उनको पता है कि फार्मर कैसे जी रहा है और वो कैसे कर रहा है। आज भी एक महाराष्ट्र से किसी ने रिसीट दिखाई है कि 1800 एपीएमसी की रिसीट देने के बाद भी वहां जाके उसको 1600 रुपए दिए गए, बोले ट्रांजिट का कॉस्ट होता है। हाउ इज दिस डिसाइडेड? मतलब आप गरीब आदमियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। फर्टिलाइजर में आप महंगा नहीं कर सकते हो तो आपने वेट कम कर दिया, वेट कम करने के बाद भी कंप्लेंट आती है कि उसमें से मिट्टी निकल रही है। हु इज रीपैकिंग इट? तो ये सब जो है थिंग्स, दीज आर नॉट गोइंग वेल। लेकिन क्या करें, आप जितवाना तो ईवीएम से ही है, तो आप पब्लिक चलाते रहोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग टफ। जी, आपने अखंड भारत की बात की और अखंड भारत के लिए पूरे भारत का इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, ये सारे कंट्रीज के हमने नाम लिए और सभी कृषि प्रधान थे बिफोर द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान या डिवीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो आज भी हम अखंडता किसमें दिखा रहे हैं? कृषि की अखंडता दिखा रहे हैं। देश के जो लोग हैं जिनका बिजनेस या जिनका कारोबार या जिनकी नौकरी या जिनकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर, जिसको कहते हैं डिस्गाइज लेबर या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर, एग्रीकल्चर से ही उनकी रोजी रोटी चलती है।
और शहर में रहने वाला आदमी भी कोई डाटा नहीं खाता है, वो भी आटा ही खाता है। पर प्रॉब्लम ये है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि देश में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा शोषण या वो किसानों का किया गया या मनरेगा मजदूरों का किया गया। और जो आपने एपीएमसी की बात उठाई, वो पूरे भारतवर्ष में है। अभी छत्तीसगढ़ तेलंगाना में जो इलेक्शन हुए, उसमें जो रेट 31-3200 रुपए की बोली लगाई जा रही थी कि हम 3200 दे देंगे, हम 3100 दे देंगे, आज 1700 भी धान का रेट नहीं मिल रहा था किसान को। अक्टूबर नवंबर की बात बता रहा हूँ। और गेहूं का भी जब एक्सपोर्ट होता है तो वैश्विक बाजारों में जब 4000 रुपए कुंटल माल बिकता है तो अदानी अंबानी ही बेचते हैं। किसान का माल तो 1800, 1900, 2000 रुपए से ऊपर नहीं जाता है। तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस तो भारत करता ही आ रहा है, और कोई भी सरकार इसको रोक नहीं पाई है अभी तक। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी छोटी सी बात है, मंडी में आप जाइए तो वहां पे एजेंट को कमीशन भी देनी पड़ती है, उसके बगैर आपकी तुलाई नहीं होती, आपका माल पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा पड़ा पड़ा। तो कमीशनबाजी भी खूब है वहां पर। और मंडियों में इसीलिए किसान लड़ता है, पहले अपनी फसल बीज डालता है, खाद डालता है, बैंक से लोन लेता है, उसके बाद उसको उगाता है। आईएमडी जिसका आप 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वो मौसम विभाग की जानकारी उस तक पहुंचे ना पहुंचे, उसकी फसल नष्ट होगी कि नहीं होगी, जो वैश्विक बीज मिले हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, उसको इस बारे में नहीं पता है। पर सब कुछ करके, सारी लड़ाइयां लड़कर जब वो मंडी में पहुंचता है अपने माल को लेकर, उसके बाद जो वहां के आड़ती हैं, जो वहां के बिजनेसमैन हैं, जो आपको और हमको 100 रुपए किलो टमाटर प्याज बेचते हैं, वो उसका खून चूस जाते हैं। तो वो जो मदर इंडिया हमारी पिक्चर थी, वो मदर इंडिया तो आज भी हमारे देश में फादर इंडिया आ गए, पर वो कहानी वही है। वो कंगन लेने आपको लाला के पास ही जाना पड़ता है। जी, आपने आप कुछ जैसे कह रहे थे। बताया कि हमारी हमारी जो करेंसी वैल्यू है वो अफगानिस्तान से नीचे, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है जो मीडिया में नहीं आता है। तजाकिस्तान और अफगानिस्तान पे वहां से एक रिवर निकलती है टेबा, 280 किलोमीटर को अफगानिस्तान में अंदर लेकर उन्होंने किसी की भी हेल्प लिए बगैर दे हैव क्रिएटेड अ कैनाल 500 मीटर्स वाइड और 230 किलोमीटर। वो टेबा रिवर से इन्होंने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ करा के अब वहां पे वो गेहूं उगा रहे हैं। और देव चैलेंज कि दे वुड बी द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट बाय 2027। क्यों? वो यूक्रेन का जो गैप हो गया है। तो कंट्रीज अपने आप में मेहनत कर रही है, वही जो हमको सीखना है कि छोटे कंट्रीज भी अपने को इकोनॉमिक स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ह्यूमन पावर्स 140 करोड़ों, सबके लिए आपको काम ढूंढना पड़ेगा, सबको काम देना पड़ेगा। आप ऐसे ही अगर मोनोपोलाइज करते चलोगे तो छोटा आदमी खत्म हो जाएगा और उससे फिर रिवोल्ट होगा बाद में। जी, तो ये आपके मतलब से वो महात्मा गांधी की वही बात याद आती है कि भारत को अबंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेस की, पर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है, और जिसको जितनी जरूरत है उतना ही उसको काम करना चाहिए। ये भी आज के जो हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि भारत सबकी विरासत है। किसी की हक मत मारो, किसी की जमीन मत लो। किसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं और किसी का बच्चा 22 करोड़ 25 करोड़ की घड़ी पहन के घूम रहा है। तो ये दो भारत तो नहीं चलेंगे ना, भारत तो एक ही चलेगा। गिरीश जोशी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।